गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। तो देखो, गुड मॉर्निंग क्या पढ़े थे हमें लास्ट क्लास में? बच्चे हैं कितने हमारे साथ? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे 38 बच्चे हैं। मैं 5 मिनट बाद लॉगिन किया हूँ। बाकी बच्चे कहाँ भाई हैं? देखो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, इसकी खबर लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में। डाउनलोड कर लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बोर्ड दिख रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं। तो आज हम कर लेंगे इसे। थर्मल प्रॉपर्टीज 100% कंप्लीट होगी। देखिए, तो हमने स्क्रीन सेट की बात की थी कि अगर आप कंडक्टर के दोनों साइड से बोला था इंसुलेटर लगा देना ताकि सरफेस के थ्रू कोई एमिशन ना हो। इधर टेम्परेचर ज्यादा है, राइट हैंड साइड टेम्परेचर है कम, लेंथ हो गया इसका L, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फीड जो आएगा h/t, दैट इज इक्वल टू K इंटू एरिया डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ओवर लेंथ। कंडीशन क्या क्या थी? तो सरफेस एमिशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नो एमिशन फ्रॉम द सरफेस, एंड देयर शुड बी स्टेडी स्टेट। इसके बाद रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस था L/K, दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। देन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? सीरीज में था K इक्विवेलेंट सम ऑफ लेंथ बाय सम ऑफ K2। आपकी आवाज कट रही है। यस सर। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सर। यस सर, ज्यादा कट रही है। यस सर। ठीक है, अब नहीं कटेगी। तो K इक्विवेलेंट देखो आ गया, सम ऑफ लेंथ अपॉन सम ऑफ लेंथ बाय K, लेंथ बाय K का सम। ये हमारा इक्विवेलेंट K का फार्मूला है। और दूसरा होता पैरेलल कॉम्बिनेशन था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट था सम ऑफ K इंटू एरिया अपॉन सम ऑफ एरिया, सम ऑफ K इंटू एरिया अपॉन सम ऑफ एरिया। K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। in our mobile. ये हमारे K इक्विवेलेंट के रिजल्ट। पेज रफ कर दूं? एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल कर लो। अंदर कंडक्टिविटी K है, K1 लिख लो। आउटसाइड जो मटेरियल दिख रहा है ये वाला, ये भी मटेरियल अलग है, अंदर वाला डिफरेंट है, इसका K2 है। हीट का फ्लो है ऐसे, राइट एंगल टू क्रॉस सेक्शन। जिधर से हीट एंटर होती है उधर से आपको एरिया देखना पड़ेगा। दो एरिया देखना पड़ेगा, एक तो अंदर वाली, एक है बाहर वाली।
बिकॉज हीट इससे भी जाएगी और बाहर से भी जाएगी, दोनों के थ्रू हीट पास होगी। तो आपको इसका रेडियस बता दें, रेडियस r है, स्मॉल r, इसका रेडियस है 3r, आउटर रेडियस 3r, इनर रेडियस r, इनर r, आउटर 3r। अब आपको बताना इक्विवेलेंट के। चलो बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट के। तो इनर वाला देखो होगा K1 इंटू एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, प्लस K2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सेक्शन, पाई 3r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर प्लस पाई इंटू 3r स्क्वायर 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दैट इज 8 पाई r स्क्वायर। तो आंसर देखो आ गया K1 प्लस 8K2 ऐप आइकन बाई 9 है ना, बाई 9। Yes, sir. ठीक, K1 प्लस 8K2 बाई 9, इसका इक्विवेलेंट के, दिस इज द इक्विवेलेंट के। चलिए आगे चलें फिर। ये था कंडक्शन के सारे पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड लिख लो, जैसे नंबर 1 लिखना, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। ऐप हाइडर, ऐप हाइडर, ये कंटेनर है, इसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, वाटर इसके अंदर बॉयल है, लिख देना बॉइलिंग वाटर। बेस्ट ऐप टू हाइड एप्स, 2 इसके अंदर रॉड डाल दिए हैं और बाहर हमने वैक्स लगा दिए इसके ना, बाहर से वैक्सिंग कर दिया। देखिए हमने वैक्सिंग कर दिया। वैक्सिंग करने से क्या होता है कि जब इसका टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो इधर से कुछ इसका वैक्स मेल्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी पार्ट मेल्ट हो जाएगी। तो मैं मेल्टेड पोर्शन थोड़ा खाली कर दूं। अंदर के रॉड डिफरेंट है, मतलब ये अलग मटेरियल का रॉड है, ये वाला अलग है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये डिफरेंट है। इसमें देखिए इतना पार्ट वैक्स मेल्ट हो गया है, L1 पार्ट वैक्स का मेल्ट हो गया है, इसमें L2 पार्ट वैक्स का मेल्ट हो गया है। ऊपर वाले का L1 पार्ट वैक्स मेल्ट हो गया, नीचे वाले का L2 पार्ट वैक्स क्या हो गया, मेल्ट हो गया है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर इनके कंडक्टिविटीज K1 K2 है तो 100% दोनों का मेल्टेड पार्ट डिफरेंट रहेंगे, जैसा डायग्राम में देख रहे हैं आप। तो इंजन हाउस ने बताया कि जो स्क्वायर ऑफ लेंथ है जिस पर वैक्स मेल्ट हो रही है, पूरा नहीं, जिस पर मेल्ट हो रही है बाई K, ये कांस्टेंट होता है। ये देखिए कांस्टेंट होती है, L1 स्क्वायर बाई K1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई K2, ये कांस्टेंट होती है। लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए,
नेक्स्ट पॉइंट है वाइडमैन फ्रेंच रूल। क्या बताया, लिखो, स्टेटमेंट लिखो इनकी। इट स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी at constant temperature will be constant. थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए K एंड सिग्मा दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कोई, इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल भी होती है, तो दोनों का एक ही मतलब, जो हीट अच्छे से पास करता है वो करंट भी अच्छे से पास करता है, जो करंट नहीं पास कर सकता वो हीट को भी पास नहीं कर सकता। आ गया पॉइंट समझ में? यस सर। ये इंजन हाउस ने बताया कि बेटा जो अच्छा कंडक्टर है वो करंट का भी अच्छा कंडक्टर, हीट का भी। जैसे वुड में देखो, वुडन में हीट पास नहीं होती है, बर्न हो जाएगा, पास बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि करंट भी पास नहीं होती है। वही वाली बात है। ये पॉइंट है रिलेटेड टू थर्मल कंडक्टिविटी। देन देखो आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हम लोग बॉटम साइड से इसे टेम्परेचर देते हैं, यहाँ से देखिए हीट देते हैं, और वाटर में लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बॉटम के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका हीट देखो गेन करते हैं। गेन करने के बाद ये लाइटर हो जाते हैं। डेंसिटी यहाँ कम हो जाती है। ऊपर वाले कोल्डर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ डेंसिटी हमारी ज़्यादा है, तो होगा क्या, कोल्डर वाले हेवी हैं तो नीचे आएंगे, लाइटर वाले ऊपर जाते हैं। ये मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगते हैं और साइड साइड से ये मॉलिक्यूल को नीचे आने लगते हैं। सभी कोल्डर वाले नीचे आएंगे, लाइटर वाले ऊपर जाएंगे। यह मॉलिक्यूल खुद हीट लेके ऊपर जाता है, मतलब कंडक्टर के मोटे एटम्स तो वहीं पड़े रहते हैं, ये जाएगा ऊपर, जाएगा, दूसरे आएंगे लेके जाएंगे। मेन कॉज क्या है, यहाँ दो चीज है। मेन कॉज देखा जाए तो क्या है, बताइए मेन कॉज क्या है कन्वेक्शन का? चेंज इन डेंसिटी। पहले तो पहला इफेक्ट तो यही डेंसिटी का चेंज आया, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेविटी। तो जो आप पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये नेचुरल कन्वेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज नेचुरल कन्वेक्शन। ग्रेविटी का होना मस्ट है। पहले डेंसिटी में चेंज आएगा, फिर ग्रेविटी के इफेक्ट से ऊपर नीचे होते रहते हैं। जिसको समझना है, बिना दूध वाली चाय बनाना, अंदर देखना ऐसा हो रहा होगा और बना के घर वालों को पिलाना। बॉयज तो चाय बहुत कम बनाते हैं, लड़कियां भी शायद ही बनाती होंगी, क्योंकि पढ़ रहे होंगे आप लोग तो कुकिंग का काम तो जानते नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं। अच्छा, बढ़िया बात है अगर जानते हैं। हाँ, तो देखो ये मैं जैसे आपको एक ट्यूब दे दिया है,
उसे नहीं जानते ज्यादा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कुकिंग काम लड़कियां नहीं जानती हो ज्यादा अच्छा है। क्यों? इसका फायदा पता क्या होता है? मैं अपने घर में बताता हूँ, बेटी बताओ कुछ मत किया कर। मेरे घर में झगड़े होते हैं मेरे से हमेशा। मैं उसको बोलता हूँ कुछ मत करो। देखो जब कुछ नहीं करोगे तो बड़े होके क्या करोगे? भाई सर्वेंट तो रखने पड़ेंगे ना, घर में नहीं रखने पड़ेंगे बताइए। अब सर्वेंट रखोगे तो दो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, मतलब उसके घर में बच्चे खाएंगे उसके, है कि नहीं? तो सर्वेंट रखो ना, पढ़ाई करो बेटे। आप खाना में रोटी बनाओगे उतने देर में 5 पेशेंट चेक करो, बीमार लोगों को ठीक करोगे तो रोटी बनाने के लिए पैदा हुए हो भाई। अरे जो बेचारे नहीं पढ़ रहे हैं उनको काम दो ना घर में, उनके घर में रोजी रोटी चलती रहेगी। तो पैसे कमाओ, 2-4 लोगों को रोजगार दो, नर्सिंग होम खोलो, हॉस्पिटल खोलो। कुछ दिन बाद कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? हर कोई अगर नौकरी करेगा, घर का काम करेगा तो बाकी लोग कैसे खाएंगे भाई? इसलिए आप मत सीखो, कुछ मत सीखो, घर वालों मना कर दो, बट पढ़ाई करो। पढ़ाई करके अच्छा काम करो, अच्छे पैसे कमाओ, कुछ लोगों को काम दो। हाँ, तो कुछ लोगों का बेटा समाज में सेवा नहीं करोगे कैसे चलेगा? देखिए ये हमने साइड से कॉर्नर से हीट किया है, तो कॉर्नर से हीट अगर हम करेंगे तो इसके आसपास हो गया लाइटर, ये तो गर्म हो गए सारे, ज्यादा गर्म हो गए। इस आर्म के अंदर डेंसिटी कम हो गई। राइट वाला आर्म तो कोल्डर है, तो राइट वाला आर्म हॉरिजॉन्टल वाला मत देखो। हॉरिजॉन्टल वाले क्या होना, वो थोड़ी ग्रेविटी के इफेक्ट से जाएगा। ग्रेविटी इफेक्ट तो वर्टिकल वाले आर्म्स में लगेगा। ये देखिए कट रेट अपना ठीक करो नेटवर्क, क्योंकि हमने अपना चेंज कर लिया है, हमारा सही है। अब कटे ना कटे पढ़ते रहो, क्योंकि हमने चेक कर लिया है, हमने रूम चेंज कर दिया है। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सभी लोगों को कट रही है क्या? हाँ, तो इंडिविजुअल में जो कट रही है कटने दो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब पढ़ाई करो। देखो ये लेफ्ट वाले आर्म में डेंसिटी कम हो गई है, राइट वाला कोल्डर है, यहाँ हायर डेंसिटी है, तो कोल्डर वाला नीचे आएगा। ये ऊपर जाता नहीं, देखो कौन ऊपर जाना चाहेगा? लाइटर चाहे हेवियर हो, बट कोल्डर वाला हेवियर है, ये नीचे आएगा। ये नीचे आएगा, मजबूरी में इसे ऊपर जाना पड़ेगा, जाना थोड़ी नहीं चाहता है। कोल्डर वाले नीचे आएंगे, इसलिए लेफ्ट आर्म में जो लाइटर वाले हैं उन्हें ऊपर जाना होता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब आ गया समझ में पॉइंट? यस सर। अच्छा, दूसरा देखो था फोर्स्ड कन्वेक्शन। जैसे घर में ब्लोअर लगा रखे हो, ब्लोअर लगा लिया, एसी लगा दिया, कार के अंदर बैठते हैं आप, देखिए आजकल उसमें ब्लोअर लगा लेते हो आप, ऑन कर दिया तो गर्म होने लगती है। ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है। नेचुरल कन्वेक्शन सिर्फ बॉटम टू टॉप होता है, नीचे से ऊपर हीट जाएगी और ऊपर से नीचे कभी हीट नहीं आती नेचुरल कन्वेक्शन में। ये ग्रेविटी का इफेक्ट है, ग्रेविटी के इफेक्ट से बॉडी सिर्फ ऊपर नीचे ट्रांसफर हो सकती है हीट, है ना। और फोर्स कन्वेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आप करा सकते हैं बाय यूजिंग फैन। पंप लगाइए, किसी भी डायरेक्शन में करिए, हीट पंप लगा लो, कहीं भी कर लो, तो फ्रीज के अंदर भी जो अंदर की ठंडी हवा बाहर जाती है, ये सब इसके अंदर जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, दीज आर फोर्स कन्वेक्शन। हम फोर्स लगाते हैं, पंप लगाते हैं, कंप्रेशर लगाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हीट को कंडक्ट करा लेते हैं। फोर्स कन्वेक्शन में ग्रेविटी होना जरूरी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप करा सकते हैं। यहाँ कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूले नहीं होते हैं, बस कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। जैसे छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ थ्योरेटिकल, देखिए जैसे ये कोई भी कंटेनर है, लिफ्ट के अंदर डाल दिया, लिफ्ट फ्री फॉल स्टेट में नीचे जा रही है,
इसके बेस में देखो हमने टेम्परेचर दिया, बॉटम साइड से हीट देना मैंने स्टार्ट किया, ठीक है जी, बॉटम से हीट देना हमने स्टार्ट किया। तो पहले नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल हीट होंगे, देखिए यहाँ वाले सारे मॉलिक्यूल हीट हो जाएंगे, ऊपर वाले फोल्डर हैं, फोल्डर वाले नीचे आएंगे और जो हॉट लिक्विड्स हैं ऊपर जाएंगे। बट ये फिर भी होगा कि नहीं होगा, बोलो, मैंने सही बोला गलत बोल दिया? तो ग्रेविटी तो लगनी रही है, फ्री फॉल हो रहा है। ये गलत हुआ ना फिर, ये ऐसा नो कन्वेक्शन, कोई कन्वेक्शन नहीं। अब क्या होगा फिर होगा क्या इसके अंदर? कन्वेक्शन में फिर क्या होगा? कंडक्शन होगा। क्या होगा? कंडक्शन होगा। कंडक्शन तो होगा ही। अब ये हीट जो ऊपर जाएगी, मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, मॉलिक्यूल यहीं पड़े रहेंगे। अब कंडक्शन प्रोसेस से यहाँ हीटिंग होगी, कन्वेक्शन से तो नहीं होगी। थ्रू कंडक्शन प्रोसेस हीटिंग होगी, एटम्स ऊपर जाएंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। आ गया पॉइंट समझ में? कन्वेक्शन के सारे पॉइंट थे, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है समझ लो कन्वेक्शन नहीं होगा। अब जो भी होगा कंडक्शन। कर लो नोट, मैं रेडिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, दूसरा पॉइंट है रेडिएशन। रेडिएशन में हम लोग जो भी आप फिनोमेना देखते हैं, सन से रेज आ रही हैं, ज़्यादातर तो पार्ट रेडिएशन ही होता है। रेडिएशन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिनोमेना है। दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखिए, ये वेव के थ्रू रेडिएशन आती हैं, चाहे वो इंफ्रारेड रेडिएशन हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, या विजिबल रेज हो। हर किसी रेज में हीट होती है, तो इसीलिए इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट स्पीड से ट्रेवल होती है रेडिएशन। सन से बहुत सारा पार्ट है जहाँ पे पार्टिकल ही नहीं है, इवन हीट ट्रेवल होती रहती है। सो इट डज नॉट रिक्वायर पार्टिकल मीडियम। पार्टिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मीडियम है, मीडियम नहीं है। सबसे बड़े एग्जांपल जैसे बताया कि सन से रेडिएशन आ रही हैं, बहुत सारे पार्ट में वैक्यूम है, इवन हीट हमारे तक पहुंच रही है। दिमाग बच्चे लोगों को लाइट के सारे फिल्म लाइट वाला है, ध्यान रखना। जैसे कोई लेंस है, लेंस के फोकस पर अगर आप थर्मामीटर रख दो या कोई पेपर रख दो, पेपर बर्न हो जाता है, थर्मामीटर की रीडिंग आती है। तो फोकस पे ज्यादा रेडिएशन आएगा, रीडिंग थर्मामीटर आगे पीछे करेंगे उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सनरेज या कोई भी रे थर्मल रेडिएशन ये फोकस हो जाएंगी। इवन पेपर भी बर्न हो जाते हैं, बचपन में पेपर वगैरह बर्न अगर कभी मौका मिला दिया होगा तुमने, पेपर भी बर्न हो जाता है, सुना तो होगा ही। मतलब these radiation can be refracted as light,
रिफ्रैक्शन फिनोमिनन शो करती हैं। आप एक काम मिरर से भी करा सकते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर ले लिया, यहां से रेज आई, ये देखिए रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई और यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो लाइट को रिफ्लेक्ट भी आप करा सकते हैं, रिफ्रैक्शन करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन करा सकते हैं, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, सारे फिनोमेनन हो सकती है जो लाइट की मीडियम जरूरत नहीं है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन at distance r from point source, from point source, intensity of radiation at distance r from point source, जैसे कोई पॉइंट सोर्स है, इसे r डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी देखनी है, कि बेटा पावर ऑफ द सोर्स, पावर ऑफ द सोर्स वाट में होगा, ओवर 4πr²। ये फॉर्मूला जो लाइट में लगता है, साउंड में लगता है, यहाँ में लगता है, मतलब इट ऑल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, I प्रोपोर्शनल 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। हो गया क्लियर? Yes, sir. चलिए मैं रफ करता हूँ। सर नहीं लिखना है, एक मिनट। कुछ फिनोमेनन इससे रिलेटेड हैं। देखिए, नंबर 1 स्टीफेंस लॉ, सो अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस कंडीशन है, कंडीशन जरूर देखा करिए। स्टीफन की दो कंडीशन है, इट शुड बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, नंबर 2 सराउंडिंग टेम्परेचर इज नेग्लेक्टेड, बॉडी के आसपास टेम्परेचर क्या होगा, आपको नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्टेड, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी होना चाहिए, सराउंडिंग टेम्परेचर आप नेग्लेक्ट करिए। तब ये फॉर्मूला लगेगा जो आप पढ़ रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट surface area of the radiating body 462 it is equal to sigma into T power 4. Sigma is Stephen's constant,
एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर सरफेस एरिया, सिग्मा टी पावर 4, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, टी क्या है इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बट इसके बाद एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन इसमें करेक्शन किया। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, इन्होंने इसलिए करेक्शन किया बिकॉज एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हीट को यहाँ से एमिट होगी। देखिए मैं रेडिएशन रेड वाली एमिटेड वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 नहीं है, मतलब 0 केल्विन नहीं है कुछ। तो ये देखिए हीट अंदर भी आएगी, मैं इसको ब्लू वाले लाइन से दिखा रहा हूँ। ये रेडिएशन अंदर आ रही है, कम आएंगी जरूर। ऐसे अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग ज्यादा है, तो सराउंडिंग से रेडिएशन ज्यादा अंदर आएंगी। है ना, रेडिएशन कम होगा। रेडिएशन यहाँ से देखो 2-3 एरो में डाल देता हूँ। होता दोनों प्रोसेस हैं एक साथ, ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब बॉडी हीट रेडिएट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है, नॉट परफेक्टली ब्लैक, तो बेटा ये 100% जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर है वो सारे रेडिएट नहीं करती है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 हो जाती है, बट ये नहीं, यहाँ नहीं होगा। तो जितनी भी कैपेसिटी इसकी है उतना एमिट नहीं करती है। इसमें वर्ड आता है एमिसिविटी। एमिसिविटी So emissivity is defined as amount of energy emitted per second per surface area of any body। यहाँ any body कर देना। डिनोमिनेटर में आप लिखना परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। न्यूमरेटर में आप कर दीजिए एनी बॉडी, नीचे कर दीजिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इसकी वैल्यू 1 होती है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड फॉर अदर बॉडी इज लेस देन 1। और कोई बॉडी लेंगे तो 1 से कम होती है। तो अब फाइनली जो लॉ था वो लिख लेते हैं। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर सरफेस एरिया ऑफ एनी बॉडी। अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। एमिसिविटी सिग्मा T to the power 4 माइनस T नॉट पावर 4, T बॉडी टेम्परेचर है, T नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर।
ओपन पैकेज में नहीं। पेज रब करूं? बैक कहीं कहीं सिर्फ रेट ऑफ रेडिएशन लिखा जाता है। रेट ऑफ रेडिएशन लिख दें, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी वर्ड लिख दें, यहाँ जानना है एनर्जी पर सेकेंड की बात आपसे कर रहे हैं बस। इसे आर से भी कहीं कहीं मार्क कर देते हैं। अगर आपको मेंशन नहीं है तो आप स्टीफेंस लॉ लगाया करिए। अब जैसे लॉग आर लॉग टी का एक ग्राफ बनाना है। लॉग आर लॉग टी का ग्राफ बना लेंगे आपसे ना। देखिए लॉग आर करेंगे, राइट हैंड साइड दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो एक मिनट यहाँ सरफेस एरिया भी आए। ये सब कुछ कांस्टेंट मान लेना। लॉग एस इंटू सिग्मा एक साथ ले लेना एंड प्लस लॉग टी पावर 4 को सेपरेट कर देना। इसे कांस्टेंट लेना, इसे वाई एक्सिस आपने ले रखा है तो यहाँ वाई कर दो, 4 आगे लेना इंटू लॉग टी, वाई इज इक्वल टू सी प्लस 4 इंटू एक्स, सी प्लस 4 इंटू एक्स। एक्स लॉग टी है, एक्स क्या है? लॉग टी है। आ गया समझ में? स्टीफेंस का एक एप्लीकेशन, स्टीफेंस के अंदर एक एप्लीकेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी का एप्लीकेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग देखो, न्यूटन ने क्या बताया? पहली बात ये रेट ऑफ कूलिंग वर्ड है और इन्होंने डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कूलिंग का मतलब होता है लॉस इन टेम्परेचर, नॉट हीट। हीट की बात नहीं करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। डीके ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया। क्या बताया? देखो रेट ऑफ डीके ऑफ टेम्परेचर, proportional to difference in temperature of body and temperature of surrounding। ये इनका रेट ऑफ डिके ऑफ टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो डी टी बाई डी टी, डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हम लोग थोड़े किससे मार्क करें? के से मार्क कर ले। माइनस क्या डिनोट कर रहा भाई? टेम्परेचर डिक्रीजिंग विद टाइम, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। जहां भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए, देखो नीचे डी टी है, ऊपर टी, टी कम हो रहा है,
टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, इसलिए माइनस लगा दूंगा। के फैक्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो के हमारा ना, के जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मेन फैक्टर याद रखना। इसके अंदर मेन फैक्टर जो आएगा हमारे, जिसका मैं भी मेन ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनल में चला जाऊं तो सरफेस एरिया आती है बॉडी की, मेन फैक्टर सरफेस एरिया होगी, नीचे मास होगा बॉडी का, इनटू स्पेसिफिक हीट होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, mass of the body, this is surface area of the body, surface area of the body। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक, आए थोड़ा इसके कुछ पॉइंट पढ़ लीजिए, नोट। जैसे हम देखो dt बाई टी माइनस टी नॉट करेंगे, इधर राइट हैंड साइड के इंटू स्मॉल dt आ गया, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इधर आ गया ln टी माइनस टी नॉट माइनस कॉन्स्टेंट इंटू स्मॉल टी प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये अलग से कॉन्स्टेंट है, C1 लिख देना है। इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है बिकॉज हमने लिमिट यूज नहीं किया है। y एक्सिस पर आप दिखा दो ln टी माइनस टी नॉट, यहाँ दिखा दो टाइम, इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इसमें देखो टाइम का लीनियर वेरिएशन है, माइनस का मतलब डिक्रीज होगा, टी का मतलब लीनियर वेरिएशन है, और C1 देखिए ये कांस्टेंट है पॉजिटिव, तो लाइन हमारी ऐसी बन जाए। एंड स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स के, जैसे आपको थीटा एंगल बता दें यहाँ से अगर, तो आप tan थीटा निकालेंगे तो के आ जाए। याद रखिए के का वेरिएशन फिर से बता दें, सरफेस एरिया बाय मास इंटू स्पेसिफिक हीट है। के का रिलेशन देखेंगे तो 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट के साथ भी ये कनेक्ट होगा, स्लोप ज्यादा स्पेसिफिक हीट कम, स्लोप ज्यादा होगा मतलब स्पेसिफिक हीट कम होगी। पेज रफ करूं, ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर, कर दीजिए सर आप। दूसरा पॉइंट सुनो, थोड़ा सा टफ एनालिसिस,
बेटर इसको हम याद करा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेम्परेचर टाइम ग्राफ, वो ln t माइनस टी नॉट टाइम ग्राफ था, ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ। तो आपने देखा जो dt बाई dt आया था माइनस ऑफ k इंटू टी माइनस टी नॉट है। तो मैं दो चीज आपको बता दूं, जैसे थोड़ा सा 12वीं वाले याद करना, dn बाई dt माइनस लैम्डा n, सुना हुआ है लाइन ये? यस सर। Yes. यस सर। कैसा ग्राफ बनता है? नीचे को। ऐसा ग्राफ बनता है। कहाँ टच करता है? इंफिनिटी पे टच करता है। या नंबर ऑफ एटम्स था, यहाँ टाइम था। इसमें थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ kT अगर होता, देखो अगर dt बाई dt माइनस kT होता तो ग्राफ यहाँ भी ऐसा ही बनता, बट यहाँ t माइनस टी नॉट है। इससे ये पता लगता है कि इंफिनिटी के बाद भी टी नॉट टेम्परेचर फिर भी रहेगा, मतलब बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगी, इवन उसका टेम्परेचर सराउंडिंग इक्वल तो रहेगा ही। तो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज ये करना है कि आपको टी नॉट यहाँ लाइन मार्क करना है, यहाँ टी नॉट लिख लेना है वाई एक्सिस पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनानी है। 0 से स्टार्ट किया तो इसका टेम्परेचर देखिए टी नॉट था, फिर यहाँ से ऐसे डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ हमें बनाना है। ये देखिए ग्राफ बन गया। हो गया क्लियर? ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ हमारा बन गया। Yes, sir. चलिए रफ करते हैं पेज। एक बात और सुनना, फिर से सुनना जरा। अगर आप यहाँ स्लोप ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लो कहीं भी, टेंजेंट ऑन द कर्व, अगेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, this is inversely proportional to specific heat. specific heat के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, टेंजेंट का स्लोप स्पेसिफिक हीट के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। हो गया क्लियर आप लोगों को? चले आगे फिर। स्टीफेंस के पॉइंट थे न्यूटन लॉ से रिलेटेड, कुछ ग्राफ देखा। तीसरा पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी बॉडी टेम्परेचर T1 से T2 हो गया इन टाइम T सेकेंड में इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। क्लियर? सो T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ K T बॉडी माइनस T सराउंडिंग, ये हम लिखते हैं। और इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो इनिशियल फाइनल का मीन लेके लिखोगे। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर का मीन ले लेना, इसे आपको यहाँ रखना है। मीन टेम्परेचर ऑफ T1 एंड T2 जो भी आएगा आपको बॉडी की जगह रिप्लेस करना है। अगर यहाँ माइनस नहीं लिखना राइट हैंड साइड, आप प्लस लिखना चाहते हैं तो यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल करना, तो माइनस इधर से हटा सकते हैं।
देखिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लास्ट पॉइंट है ये। चैप्टर खत्म नहीं, रुक जाए, एक और रहेगा, वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, क्या था, इतना जल्दी स्लिप कर गया, पॉइंट कहाँ चला गया मेरा। देखा, दिमाग से चीजें हट जाती। चलो एक हॉलो स्फीयर बना लो, एक सॉलिड स्फीयर बना लो, सेम साइज के हैं दोनों। इसका भी यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, इसका भी रेडिएशन हो रहा है। बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, दे हैव सेम टेम्परेचर, दोनों का सरफेस एरिया रेडियस आर भी इक्वल है। इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, कंपेयर देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कंपेयर देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। आपको दोनों बॉडी के रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को कंपेयर करना है। दूसरा, रेट ऑफ डीके ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डीके ऑफ टेम्परेचर कंपेयर करना है। सेकेंड पार्ट में टेम्परेचर डीके रेट कंपेयर करना है, पहले वाले में हीट लॉस का रेट कंपेयर करना है। करिए कंपेयर, देखिए क्या आंसर होगा। बताओ बेटे बताओ, पहले केस में बताओ, दोनों का रेडियस इक्वल है, टेम्परेचर भी इक्वल है, सेम आ रहा है, इक्वल होगा, सेम आ रहा है, इक्वल हो गया। रेट सेम आ रहा है। अच्छा दूसरा बताओ, डीके ऑफ टेम्परेचर। पहले वाले में सरफेस एरिया देखना, टी देखना, दोनों का इक्वल है, सरफेस एरिया इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, राइट। फर्स्ट पार्ट का आंसर सेम होगा, करेक्ट। ठीक है ना बेटा, सेकेंड पार्ट में क्या क्या देखना था, बताया था ना क्या क्या देखना है। सराउंडिंग और value। के की वैल्यू। हाँ मास भी देखना है ना आपको, मास भी देखना है, सरफेस एरिया भी देखनी है। सरफेस एरिया, यस सर, यस। किसका मास, सरफेस एरिया तो दोनों की इक्वल है। सॉलिड वाले का मास ज्यादा है। सॉलिड का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो रुक जा, उल्टा लिख दिया मैं, ये सरफेस एरिया ऊपर है तो मास नीचे है। एस अपॉन एम। तो जिसका मास ज्यादा है उसका डीके रेट ज्यादा होगा, कम होगा, तो हॉलो वाला जल्दी ठंडा होगा, सॉलिड वाला देर से होगा। मास ज्यादा होगा, डीके रेट कम हो जाएगा।
तो सॉलिड स्फीयर देर से ठंडा होगा, हॉलो वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा। सारे पॉइंट बता दिया, हम क्वेश्चन ही कराएंगे, क्वेश्चन आप लोग करना। ये नहीं कि मैं पॉइंट भी सारे बताऊं फिर क्वेश्चन भी चलो कराऊं एक एक बैठ के। वहाँ पे 11th के बच्चे नहीं हो, क्वेश्चन खुद करना, हम डाउट क्लास ले लेंगे, 2-3 दिन टाइम दे देंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे के बाद डाउट क्लास हम ले लेंगे। अब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। हमने सारे जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप क्वेश्चन ट्राई करिए, 2-3 दिन टाइम लीजिए। ये नहीं कि स्पून फीडिंग वाला चक्कर छोड़ दो कि टीचर हर एक क्वेश्चन करा दे, आप मौज से बैठे रहो घर में चुपचाप। अब थ्योरी पढ़ा दिया, इसको आज कल में करना, 2 दिन बाद छोड़ देंगे, सब जीरो हो जाएगा। आज और कल में क्वेश्चन सॉल्व कर डालना तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। थोड़े बहुत डाउट आएंगे। कौन सीटी बजा रहा है ये? मजे आ रहे हैं तुम्हें? देखो ये तो हॉलो स्फीयर है, बोथ आर हॉलो स्फीयर। रेडियस r, इसका रेडियस है 2r। इक्वल टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंट नहीं है, टेम्परेचर सेम है। r2r इनकी रेडियस है, r2r रेडियस r2r, बोथ आर हॉलो। कंपेयर रेट ऑफ डीके ऑफ टेम्परेचर, कंपेयर रेट ऑफ डीके ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डीके रेट कंपेयर करना। करिए कंपेयर, देखिए क्या आंसर होगा। तो 2R वाले का ज्यादा होगा। 2R वाले का ज्यादा होगा सरफेस एरिया। सर इक्वल होगा। राइट, आदित्य ने बता दिया आंसर, समझ लो इक्वल है बेटा। इक्वल हो गया तो इक्वल हो गया बस। कोई लॉजिक लगाओगे, ऐसे आंसर बताओगे। लॉजिक, आदित्य क्या लॉजिक लगा रही थी? सर S अपॉन MC जब करेंगे तो M के लिए इसमें सरफेस एरिया रुक जा मैं लिखता हूँ कि ये क्या था, सरफेस एरिया बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट। इसने क्या बोल रही है कि ये थोड़ा सा पहले थिकनेस बना लेते हैं, है ना? यस सर। नेग्लेक्टेड थिकनेस बना लिया। इस थिकनेस पोर्शन का मास कितना होगा? सर 4πr स्क्वायर सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, T इनटू डेंसिटी। टी इसकी थिकनेस है, टाइम नहीं है, थिकनेस इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसका ये बना होगा। आरती नोट खोल के बैठी है? हाँ जी सर। हाँ बैठे रहा करो, इससे रिवीजन हो जाता है। मुझे लगा कि तुम नोट देख रही है, अच्छा है। तो ये देखिए मास में सरफेस एरिया आया, ऊपर भी सरफेस एरिया है, तो आप सरफेस एरिया कैंसिल कर दो। इस तरह देखा, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉलो स्फीयर डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, लिख देना है। अगर आप हॉलो स्फीयर लेते हैं, रेडियस की पावर 0 लगाइए, इस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस। जो सब झूठी है। हो गया क्लियर? चलें फिर आगे। देखा आप लोगों ने पॉइंट? एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। दो पॉइंट है लास्ट। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड।
19 में तो डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन दे दिया था, फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन सरफेस ऑफ पॉन्ड। ये देखिए पॉन्ड हमने दिखा दिया। ठीक है ना। पॉन्ड में सबसे बॉटम साइड देखो तो टेम्परेचर यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाँ आइस का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे आइस इतनी सपोज फॉर्म हो गई, जहाँ आइस वाटर का देखिए इंटरफेस है, ये वाला पॉइंट, यहाँ ऊपर आइस नीचे वाटर, इस पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड टॉप मोस्ट पॉइंट का टेम्परेचर माइनस में होता है, -3 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर ऑफ अपर लेयर। टॉप पे जाइए, यहाँ टेम्परेचर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। -3 0, बॉटम में क्या है 4 डिग्री। होता यह है कि धीरे धीरे जैसे मान लो एक्स लेयर फॉर्म हो गई है, थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि इसकी लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, कितनी लेयर देखो और फॉर्म हो गई, डीएक्स लेयर और बन गई इसके अंदर। फिर थोड़े टाइम बाद देखेंगे और नीचे, हमेशा रखना आइस हमेशा ऊपर से बनेगी क्योंकि ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर है, नीचे से हीट ऊपर जाती रहेगी, थ्रू कंडक्शन आइस फॉर्म होती रहेगी। आइस का फॉर्मूला बना लूं तो पहले देखते हैं कि हाइट का फॉर्मूला क्या है, h/t। हीट का फ्लो का फॉर्मूला है h/t के सरफेस एरिया चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला हमारा है। तो बेटा देखो dx लेंथ, dx पोर्शन की जो हीट है वो कितनी होगी, तो मास पहले निकालना पड़ेगा, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ dx एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, d एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज आइस को वाटर को फ्रीज करना है, तो फ्रीज करने के लिए मुझे इतनी हीट यहाँ से बाहर निकालनी पड़ेगी पर सेकेंड। ये dt ले लेना, ये देखो आ गया k इंटू एरिया इंटू dt क्या होगा देखो, यहाँ 0 ऊपर -t, तो डिफरेंस आप देखने जाएंगे 0 -t, डिफरेंस हो जाएगा t। एंड कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा तुम्हें, लेंथ ट्रेवल करने होंगे x, कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ेगा h डिवाइडेड बाई x। तो एरिया कैंसिल, ये देखो आ गया डेंसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बाय कैपिटल T, कैपिटल K, सब नीचे आए, x dx, x इधर आ गया x इंटू dx, राइट हैंड साइड लिख देना हमने, dt टाइम dt यहाँ कर दिया। पहले तो इसको आप ध्यान रखना, 2019 का इस पर क्वेश्चन है। थोड़ा सा और आगे फॉर्मूला बना लो, अगर हम इनसे इंटीग्रेट कर लें, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ सरफेस, थर्मल कंडक्टिविटी, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt देखे हो गया t, d इंटू लेंथ अपॉन सॉरी लेटेंट हीट अपॉन t इंटू k, यहाँ देखो आएगा इनिशियल लिमिट x1, फाइनल लिमिट x2, सो x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, तो टाइम अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्वेश्चन अक्सर इस पर आते हैं।
ऐसे ज़्यादातर नीचे वाले पर आते थे, लेकिन 2019 में ऊपर वाला जो बॉक्स बना रखा ना, इस पर पूछ दिया, मतलब डेरिवेशन जिसको नहीं याद रहेगी वो फंस जाएगा। एकदम से डेरिवेशन पार्ट को ले लिया, जो कि आउट ऑफ सर्विस चीजें होती हैं। रफ करो बेटा। हेलो, रफ कर दूं? यस सर। किसी को पूछना हो तो बताइए। कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? चलिए हम रफ कर देते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स ने क्या बताया कि अगर आप जैसे 0 वाट के बल्ब नहीं आते, पहले तो आजकल तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी अलग लगाने लगे, पहले बल्ब लगाते थे, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे बल्ब आते थे, हम लोग दीपावली में लगाते थे। तो आप बहुत सारे अलग अलग कलर के बल्ब ले लीजिए, सब अलग अलग कलर, मान लो भी कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ऐसे करके येलो कलर बहुत सारे बल्ब ले लिया। सबको हमने एक ही जैसे करंट दिया, वाटेज भी सेम थी, टेम्परेचर भी सबका इक्वल था, दे ऑल हैव सेम टेम्परेचर, सेम सरफेस एरिया, एवरीथिंग सेम है। बस फर्क क्या देख रहे हैं हम लोग कि रेडिएशन जब देखा तो कुछ अलग दिखा। एक्स एक्सिस पर लिखिए आप। अरे यार, अभी तो वो भी पढ़ाना है, किरचॉफ्स लॉ तो भूल रहा था, छूट जाता। यहाँ यहाँ नीचे लिखिए आप लैम्डा, यहाँ लैम्डा लेना है, वेवलेंथ लेना है, अलग अलग बल्ब के कलर का वेवलेंथ लेना है। मतलब आपको बहुत सारे बल्ब लेने हैं, सारे कलर लेने हैं, सभी लैम्डा लेने हैं। ये तो इनफाइनाइट तक प्लॉट करते हैं ग्राफ। वाई एक्सिस पर इनकी एमिशन पावर देखते हैं, एमिसिव पावर। सभी की एमिसिव पावर। दिखा क्या कि जो कम वेवलेंथ वाली लाइट थी, जो लोअर वेवलेंथ की लाइट थी, उसकी भी ज्यादा एमिसिव पावर नहीं थी। मतलब ऐसा बल्ब जिसका प्योर की तरफ, वॉयलेट की तरफ जाओ लैम्डा लेके, तो उनकी भी ज्यादा रेडिएशन नहीं थी। बहुत ज्यादा वेवलेंथ वाले की भी रेडिएशन ज्यादा नहीं थी, कुछ मिडिल वेवलेंथ की रेडिएशन ज्यादा थी। ऐसा ग्राफ बना। वेवलेंथ एट विच बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम हीट। आप देखते हैं यहाँ एमिसिव पावर इसकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम एमिसिव पावर। इस पॉइंट पर इसकी एमिसिव पावर मैक्सिमम है। So the wavelength at which body radiates maximum heat is called maximum wavelength। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। अरे भाई, ये तो वेवलेंथ है जिस पर बॉडी मैक्सिमम हीट देती है। तो लैम्डा हम जो करते हैं ना, हम यहाँ लिखेंगे नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ,
Lambda is not maximum wavelength. It is the wavelength at which body radiates maximum heat. इस बात का पूरा ध्यान रखना आप. इन्हें किसी मैक्सिमम वेवलेंथ ही बना दिया. दूसरी बात हमने बोला कि बेटा जितने भी बल्ब्स हैं सभी के टेम्परेचर इक्वल हैं. दे हैव सेम टेम्परेचर. ये जो लाइन आपने बना रखी, इस पर्टिकुलर लाइन में टेम्परेचर वेरी नहीं करना है. सभी के टेम्परेचर इक्वल हैं. अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. क्लियर? हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमने देखा कि जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम रेडिएशन आई थी वो वेवलेंथ और पहले देखिए आ गया. पहले ही आ गया. मतलब जिस लैम्डा पर जो पहले हायर वेवलेंथ पे लैम्डा मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम मिली थी, अब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लोअर वेवलेंथ पर, इससे लोअर वेवलेंथ पर हमें लैम्डा पर मैक्सिमम रेडिएशन मिला. बहुत ज्यादा रेडिएशन मिला एकदम से. मतलब पीक एकदम से ऊपर जाता है बहुत ज्यादा. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे और कम वेवलेंथ पर ज्यादा रेडिएशन मिलते रहती है. तो इसके बाद एक लॉ बनाया, भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लैम्डा कम हो गई, टेम्परेचर ज्यादा करने से लैम्डा डिक्रीज हो गई. सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी. सो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. लैम्डा इंटू टी क्या है? कांस्टेंट है. इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट. वीन्स कांस्टेंट. तो इसका वैल्यू बताना आदिति. स्मॉल वी की वैल्यू बताना. 1.2 क्या लिखा है? 2.88. सर नहीं लिखा है. मुझे याद नहीं है, तब भी मैंने लिखवाया. शायद 2.88 10⁻³ या कुछ है ऐसा. अब क्वेश्चन मार्क फिर डाल रहा हूँ, इसको वेरीफाई करना यही है सर. है. सर यही वैल्यू है. सही है सही है. अरे फिर तो बहुत बढ़िया. लैम्डा मीटर इंटू टेम्परेचर केल्विन इसकी डायमेंशन होगी. मीटर केल्विन इसकी डायमेंशन होगी. इसमें 2 पॉइंट नोट कर लो जो ध्यान देने वाली बात है. पॉइंट नंबर 1, एरिया अंडर ग्राफ. पूरा एरिया अंडर ग्राफ proportional to T to the power 4, temperature power 4, which explain Stephen's law. Explains Stephen's law. ये भाई टी पावर 4 तो स्टीफेंस लॉ बता रखे हैं, तो ये एरिया निकालेंगे तो टी पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है. दूसरा पॉइंट, एट लैम्डा एम. जरा ध्यान देना. एट लैम्डा एम एमिसिव पावर is proportional to T to the power 5. लैम्डा एम पर बेटा ना ये T पावर 5 के प्रोपोर्शनल होती है. लैम्डा एम पर अगर जाएंगे, पर्टिकुलर लैम्डा एम की बात करें ना, तो T पावर 5 के अकॉर्डिंग. इसीलिए अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाया ना तो एकदम से ग्राफ ऊपर भागता है, एकदम से ऊपर जाता है. लेफ्ट शिफ्ट होता है, एकदम से पीक ऊपर जाएगा, बिकॉज पीक T to the power 5 के अकॉर्डिंग वेरी होता है. तो लैम्डा एम से कम टेम्परेचर पर भी रेडिएशन ज्यादा नहीं मिलेगा, लैम्डा एम से ज्यादा टेम्परेचर पर भी रेडिएशन ज्यादा नहीं मिलेगा. तो आइए पैकेज खोलते हैं, 2-4 क्वेश्चंस जो हो पाए करते हैं, फिर आप ट्राई करना.
क्या प्रीवियस ईयर खोलिए, प्रीवियस ईयर। मुझे तो बहुत है। चलो आप 1 नंबर क्वेश्चन देखो। एक 1 नंबर देखो और 12 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12। 1 जो पॉइंट बताया ना ऊपर, अभी उसी पर बेस्ड है। देखो, डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड, सरफेस एरिया, डेंसिटी, रो, स्पेसिफिक हीट is located in region आउटसाइड एयर टेम्परेचर -26। क्या क्या बताया था? देखो कि पहले एरिया ले लो और कितनी थिकनेस बनी, थिकनेस ऑफ आइस लेयर इन द पॉन्ड एट सर्टेन एक्सटेंट इज x। क्या आएगा? dx, एरिया इंटू dx इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी इसने रो लिया है, मास इंटू लेटेंट हीट ओवर टाइम dt इज इक्वल टू क्या बताया? k इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर चेंज 0 -26 ओवर थिकनेस जो ट्रेवल करके जाएगा x। यही तो रिजल्ट था। तुमसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? पढ़ो। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, आपसे dx बाई dt पूछ रहा है। एरिया एरिया कैंसिल, 26k अपॉन x इंटू रो मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ये लेटेंट हीट, ये आंसर है। 26k अपॉन रो एल एक्स, रो एल एक्स, ये आंसर है। ना क्या लाइए खाने के लिए? दो ही बस। आगे समझ नहीं? बोलते नहीं तुम लोग, टाइम वेस्ट करते हो बस। सरफेस ऑफ पॉन्ड पे आइस फॉर्मेशन वाला पहले पेज खोलो। खोल लिया? बताओ वहाँ क्या लिखा था? देखो लाइन क्या लिखी थी, डायग्राम देख के बताना। एरिया dx इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट बाई dt के ए चेंज इन टेम्परेचर बाई, सही लिखा था ना लाइन? तो वही तो है, ये अलग अलग क्या है? वही तो है, dx बाई dt यहाँ रख लिया, के इधर आ गया, 26 टेम्परेचर वहाँ ले लिया। तो 26 के आगे आपने क्या लिखा है? तेरा सर लिखा है, जहाँ लेयर थी वहाँ 0 टेम्परेचर था नहीं था, और ऊपर -26, तो डिफरेंस लेके 26 तो आएगा। 0 -26 तो 26 लिख दे बस, पूरा हटाओ 26 लिख दो, ठीक है? अरे जो सरफेस पे -T था, जहाँ आइस तूने पूरा टाइम पार कर देना, 15 कर देना तुम। यहाँ था वाटर, इंटरफेस का था 0, सरफेस का था -T, डिफरेंस लेके वही तो आएगा T 26। मुझे लगा आपने कुछ लिखा है बीच में। अच्छा चलो, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो, कौन सा बोला मैंने? हाँ 12 नंबर, 12 20 लॉ का। देखो देखो, पढ़ाई लिखाई महाराज। पहले एक काम करो, लैम्डा निकालो तुम लोग, b अपॉन टी, या टी निकालो, कुछ तो निकालो। क्या दिया आपको? 60
बी कैलकुलेटर यूज कर लो, बाद में कर लेना। 2.88 10 to the power 6 नैनोमीटर। नैनोमीटर इसलिए 6 ले लिया है। नैनो कन्वर्ट करेंगे तो -3 अपने आप आ जाएगा। या तुम्हारा वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो नैनो रहने दे। तुम्हारा काम देखो इसने खुद कर दिया है। वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो आप इसे नैनो रहने दीजिए, नैनो रहने दो। नैनोमीटर केल्विन। बी रखो, टी से डिवाइड करो, देखो लैम्डा कितना आ रहा है। देखना करीब करीब 500 आ रहा है क्या? यस सर 500 आ रहा है, करेक्ट। अरे करेक्ट आ गया। देखो सिमरन एनर्जी के साथ बोलती है, अच्छी लगती है। तो देखो ये 500 आ गया। ये अब ग्राफ बनाओ, पहले ग्राफ बनाओ। ये देखो हो गया लैम्डा एम, इट इज लैम्डा एम। लैम्डा एम 500। बाकी वेवलेंथ देख लो क्या क्या दे रखा है, 250 एंड एक तो 500 ही ले लिया, एक 250 ले लिया। 250 मतलब पीछे आएगा। 500 अगर ये है, 250 इधर आएगा। 250 पर इसने एनर्जी ले रखा है U1 ले रखा है, और 500 पर इसने ले रखा है U2, ये U2 लिया है। आगे 1000 ले लिया, 1000 पर इसने U3 ले लिया। एक तो कंफर्म है कि U2 U1 से ज्यादा है, ये तो कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म है U2 U3 से ज्यादा है। बट हम U2 U3 U1 कंपेयर नहीं कर पाएंगे इस ग्राफ से, समझे? फर्स्ट ऑप्शन U2 ग्रेटर, ये कंपेयर हो जाएगा, U2 U3 कंपेयर हो जाएगा। बट और कंपेयर नहीं हो पाएगा। U2 greater than U1। बस वही आंसर हो जाएगा। उसके समझ में आया तुम लोगों को ना, बीन्स लॉ कैसे यूज करना था? यस सर। और क्वेश्चंस आप लोग करना हो जाएंगे, बट ज्यादा लेट मत करना, आजकल में कर डालना। इनके प्रीवियस ईयर कर लो, करने के बाद फिर ग्राफ वगैरह देखना। बूस्टर के में जाएंगे तो आपको देखो मैं एक क्वेश्चन बूस्टर का भी दिखाता हूँ। 41 बताओ कौन सा सही है? 41 बूस्टर का 41 देख के बताओ। लॉग आर लॉग टी आज ही कराया हूँ मैं। फर्स्ट और इसका 45 ये भी किया तुमने, लॉग टी माइनस टी नॉट वाला। स्लोप ज्यादा, स्पेसिफिक हीट कम, भूल मत जाओ भाई, अभी आधे घंटे हुआ है। यस सर। यस सर। ए का स्लोप कम है, बी का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट ए का ज्यादा होगा। अच्छा, और कोई ग्राफ देख लेता हूँ। इधर देखना, लेवल ए में जाना, 1 में, पीछे वाले में, मेडिकल के पहले वाले में। 22 का आंसर बताओ। 22 two bodies X and Y of identical geometry, mass and surface finish but different materials are getting cooled in atmosphere, variation of their temperature with time t in zone figure। थर्ड ऑप्शन। टेंजेंट ड्रॉ करना, किसका स्लोप ज्यादा होगा, x का y का? x का स्लोप ज्यादा होगा ना। यस सर। तो स्पेसिफिक हीट y की ज्यादा होगा। देखा, पढ़ लिया तो ग्राफ देख देख के ऐसे ही हो गया। 20 नंबर रिपीट हो रहा है, जैसा उससे बूस्टर वाला था वही 20 नंबर भी है। मैंने ग्राफ दिखा दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ट्राई करना। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ाएंगे मंडे ट्यूसडे में, और एक दिन डाउट क्लासेस का रख देंगे आधे पौन घंटे का।
सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएं। चलो जाओ आप लोग। थैंक यू सर। ओके, दादा थैंक यू सर। वेलकम बच्चों। बस एक ही भाई सर